नमस्कार। आपका सेकंड सेमेस्टर का मैक्सिमम सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके लिए मैंने एक मॉडल पेपर भी कल अपलोड किया है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो रहा है उन बच्चों के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमें हमारे लिए एक पेपर बना दीजिए या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो बेटा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जितना कराया है उससे बाहर तो आना नहीं है। पेपर पूरा सिलेबस मैंने अपलोड किया हुआ है। जैसे कि पोइटिक फॉर्म्स हैं उन पर क्वेश्चन आएगा तो वो सारी फॉर्म्स आपके पास हैं। जनरली टिप्पणी लिखने को आती है, कमेंट लिखने को आता है, सोनेट के बारे में पूछ लिया, बैलेड के बारे में पूछ लिया, ओड के बारे में पूछ लिया, तो ये सभी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जो मैंने आपको लिखवाया है, जो मैंने तैयार करवाया है वो आप लिखाइएगा एग्ज़ाम में जब कमेंट पूछा जाए। तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ। पुराना पेपर है, पोइट्री का ही है और जो एक दो पोइम्स इसमें अलग हैं, पहले थोड़ी अलग थी पोइम्स तो, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है कि इस तरीके का आपका पेपर आ सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में जैसा एग्ज़ाम होना होता है उसका एक नोटिफिकेशन आता है, तो जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप अपने प्रोफेसर से बात करें और उनसे पूछें कि क्या पैटर्न आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके पास आया होगा यूनिवर्सिटी से। मेरे यूनिवर्सिटी में जो होना होता है वो नोटिफिकेशन मेरे पास आता, मुझे पता होता है। आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आएगा क्वेश्चन पेपर, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके प्रोफेसर्स बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में पहले इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता था, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि अब ये वाला हु सेज दैट लव इज़ नॉट टाइम्स फुल। अब मैंने जो मॉडल पेपर बनाया है अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में रखा है। सेम आपके लिए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको वहाँ लिखना होगा शेक्सपियर सेज दैट लव इज़ नॉट टाइम्स फुल। तो यहाँ आपको ऑप्शन नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना होगा। या फिर ये क्वेश्चन है टू हुज पोइट्री इज़ द टर्म मेटाफिजिकल अप्लाइड, ये भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रखा था मॉडल पेपर में, और ये यहाँ आपसे डेस्क्रिप्टिव में पूछ लिया गया द टर्म मेटाफिजिकल इज़ अप्लाइड टू द पोइट्री ऑफ पोइट जॉन डन। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। विच वर्ड्स इज़ यूज्ड इन द पोएम एसे ऑन मैन, ये जब का पेपर है तब ये वाली पोएम अलेक्जेंडर पोप की थी, लाइन्स ऑन एडिसन फ्रॉम डंसियार्ड। अब आपके में तो एसे ऑन मैन है, तो कहीं कहीं ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म भी है। तो जहाँ भी जो भी है, लेकिन जो वर्ड्स फॉर्म यूज़ की है अलेक्जेंडर पोप ने वो हीरोइक कपलेट है, तो आपको यही बताना है द वर्ड्स फॉर्म यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन एसे ऑन मैन इज हीरोइक कपलेट, आपको इस तरीके से बताना है। फिर ये क्वेश्चन है फॉर हुम इज़ ग्रे मॉर्निंग इन हिज एलर्जी। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दिया था कल मॉडल पेपर में, और ये आपसे डेस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ग्रे किसके लिए विलाप कर रहा है अपनी एलर्जी में। टॉमस ग्रे इज़ मॉर्निंग फॉर पुअर फार्मर्स। फिर व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, ये मैंने वहाँ क्वेश्चन रखा था आपके लिए जो मॉडल पेपर में आया है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में। अब यहाँ पर आपको डेस्क्रिप्टिव में बताना है शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी होती हैं क्योंकि लिखना है। वहाँ तो सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, 4 ऑप्शंस हैं, आप अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है जब डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। इसीलिए डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को थोड़ा टफ माना जाता है कि यहाँ आपको फैक्ट पता होगा तभी आप लिख सकते हैं, वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ अंदाज़ा काम नहीं करता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू लेक इन इस फ्री, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो इन इस फ्री क्यों जाना चाहता है पोइट, अब यहाँ डेस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा बीइंग टायर्ड ऑफ हिज मटेरियल लाइफ, यानी अपने भौतिक जीवन से थक कर द पोइट लॉन्ग्स फॉर मेंटल पीस, यानी कवि मानसिक शांति चाहता है, एंड सो वांट्स टू गो टू लेक इन इस फ्री, और इसीलिए वो लेक इन इस फ्री जाना चाहता है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि एक खूबसूरत जगह है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ब्रीफ में आपको बताना है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। इन दिस पोएम द पोइट कन्वेज द मैसेज दैट वी हैव ग्रोन टू मच वर्ल्डली। तो इस पोएम में पोइट ये मैसेज देना चाहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए हैं, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम, और ज़्यादातर अपना समय गुजारते हैं इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़, सांसारिक क्रियाकलापों में, एंड मनी मैटर्स, और पैसे के मामलात में। बट इफ़ वी विश टू गेट ट्रू जॉय, लेकिन अगर हम सच्चा आनंद पाना चाहते हैं इन लाइफ, ज़िंदगी में,
वी शुड गिव अप मेटेरियलिज्म, तो हमें मेटेरियलिज्म को छोड़ना होगा, भौतिकता को, एंड रिटर्न टू नेचर, और प्रकृति की ओर लौटना होगा, एज इट इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये खूबसूरत है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, टू विच एज डिड वर्ड्सवर्थ बिलोंग्ड नहीं आएगा, बिलोंग आएगा। तो यानी किस एज को वर्ड्सवर्थ बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन मैंने कल मॉडल पेपर में रखा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आपको लिखना है विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू रोमांटिक एज। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन पेपर का। सेकंड पार्ट में देखिए थोड़े से बड़े आंसर हैं जो आपको लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़े नहीं हैं, यहाँ पर भी ये शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन हाँ ये वर्ड्स फॉर्म्स में से रखा हुआ है। आपकी जो वर्ड्स फॉर्म है वो यूनिट 1 यूनिट 2 उनमें दे रखी हैं, स्टार्टिंग की यूनिट्स में दे रखी हैं और मैंने वो आपको अपलोड की हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अ वर्ड्स ऑफ 14 लाइन्स विद 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट इज कॉल्ड। तो एक वर्स जिसमें कि 14 लाइन होती हैं और 14 लाइन 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट में बटी होती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। अब आपने सोनेट वाला वीडियो देखा हुआ है, ज़्यादातर बच्चों ने देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि सोनेट में से 2-4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हो आपका, चाहे डेस्क्रिप्टिव हो, सोनेट पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब अगर वो वीडियो आपने देखी है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि जहाँ 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट होता है, 14 लाइन्स इस तरीके से डिवाइड होती हैं, तो वो शेक्सपियरियन सोनेट कहलाती है। तो यहाँ जब आप शेक्सपियरियन सोनेट इस तरीके से आपको आ सकता है, 1-2 तो मल्टीपल चॉइस पूछ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी। डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय द ओड, ओड से आपका क्या मतलब है, ओड पे वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। डिफाइन द ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, बहुत कोशिश करते करते भी थोड़ा सा रह गया, आपका सेकंड यूनिट का थोड़ा पार्ट ये रह गया है, कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो आप जिनके यहाँ डेस्क्रिप्टिव है उनका टाइम भी नहीं बचा है। अब देखिए, ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड लाइंस, ब्लैंक वर्ड्स में अनराइम्ड लाइंस होती हैं। वैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, यानी आयम्ब क्या होता है, पहला जो उसका सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, लिख लीजिए आराम से, मैं बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिख लीजिए। एन आई एम कंसिस्ट ऑफ 2 syllables, फर्स्ट syllable इज अनस्ट्रेस्ड, सेकेंड syllable इज स्ट्रेस्ड। 5 pairs or 5 iambs in one line make iambic pentameter. These lines of iambic pentameter are called blank verse. इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, blank verse consists of unrhymed lines। अच्छा, ये जो lines होती हैं unrhymed होती हैं, इनमें rhyme scheme नहीं होती। It is more frequently and variously used। ये मोर फ्रिक्वेंट में बहुत ज़्यादा एंड वेरियसली विविधता के साथ प्रयोग किया जाता है देन एनी अदर टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन, किसी और प्रकार के वर्सिफिकेशन की तुलना में। ठीक है। अ पोइटिक लाइन विद 5 feet इज कॉल्ड, तो एक पोइटिक लाइन जिसमें 5 feet होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जैसे आयम्ब के अगर 5 आयम्ब एक लाइन में है तो वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। तो 5 feet जहाँ होंगे वहाँ वो पेंटामीटर है, 6 होंगे तो हेक्सामीटर है, 3 होंगे तो ट्राईमीटर है, 4 होंगे तो टेट्रामीटर है ना। ये सब आपको मैं करवा चुकी हूँ। फिर जो डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर आते हैं स्टेंजाज। अब देखिए, यहाँ सेक्शन बी है, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेंजाज दिए हुए हैं, जिसमें ये पहला स्टेंजा एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से है। तो फुल मैनी अ जैम बहुत आपने पढ़ाई है, मेरे साथ एलेजी को पढ़ा है तो पहचान ही लेंगे आप। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस लिखना होता है, कंटेक्स्ट लिखना होता है, और एक्सप्लेनेशन, और फिर क्रिटिकल कमेंट्स। ये 4 पार्ट होते हैं एक्सप्लेनेशन जब आप लिखते हैं। रेफरेंस में आपको पोइट का नाम, पोइम का नाम, है ना, जैसे कि आप ये स्टेंजा है तो आप रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, या टेकन नहीं तो सेलेक्टेड, कल्ड, बहुत सारे कोई भी वर्ब आप इस तरीके की लगा सकते हैं कि लिया गया है ना। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, कंपोज्ड बाय
द ट्रांजिशनल पोएट थॉमस ग्रे। इतना आपका रेफरेंस हो जाएगा। फिर आप कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट में आपको थोड़ी सी भूमिका ये बतानी होती है कि ये बात जब पोइट कह रहा था, ये जो स्टेंजा जब पोइट ने बोला तो क्या बात चल रही थी उससे पहले, है ना। तो पोइट जब ये वाला स्टेंजा बोला उस वक्त ये बता रहा था कि वो जो गांव है जहाँ पर वो बैठा हुआ है, जिसके किसानों के ऊपर शोक मना रहा है, तो उस गांव में पैदा होने वाले लोगों को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपनी फैकल्टीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी टैलेंट को डेवलप करने की। और अगर उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती तो उनमें से कोई भी एक महान पोइट बन सकता था, एक महान लीडर बन सकता था, एक महान म्यूजिशियन बन सकता था, अगर अपॉर्चुनिटी मिली होती, है ना। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? द पोइट इज़ डिस्कसिंग या द पोइट इज़ टेलिंग अस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, दैट the residents, that the inhabitants of that village didn't get an opportunity to develop their faculties, their capabilities, their talents. If they had got opportunity to develop their talents, some of them would have become very good poets, great leaders, and very good musicians, but it was the fate of these poor farmers to remain in their village unrecognized, है ना। तो इस तरीके से आप कंटेक्स्ट लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने बोला है आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, चाहे वीडियो को स्लो करके नोट कीजिए। इस तरीके से आपको ये जो कंटेक्स्ट मैंने बोला है, ये LAG के चाहे जितने भी कोई भी स्टेंजा आए उसमें आपका ये कंटेक्स्ट और ये रेफरेंस यही काम कर जाएंगे। वैसे अगर आप थोड़ा और चेंज कर सकते हैं कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और अदरवाइज़ ना कुछ कर पाएँ तो ये आपके लिए काफ़ी होगा जो मैंने अभी कंटेक्स्ट बोला है और रेफरेंस बोला है। फिर आपको ये स्टेंजा एक्सप्लेन करना है। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन, ये आपने मेरे साथ पढ़ा है, अच्छे से याद होगा आपको कि बहुत सारे जवाहरात हैं जो बहुत ब्राइटली चमकते हैं, जो कि समुद्र के अंदर कैद हैं। द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, डार्क माने अंधेरी, अनफेदम्ड जिनको नापा नहीं जा सकता, अनमेजर्ड केव्स मीन्स गुफाएं ऑफ ओशन यानी महासागरों की, बियर माने रखती हैं। अब एक आप ये एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, है ना, फिर इसको एक तरफ रख दीजिए। अब आइडियाज़ आपके दिमाग में आ गए, है ना, समझ में एक बार आपको आ ही गया। मैंने एक तो हिंदी में इसको पढ़ाया है, 2 वीडियोस अपलोडेड हैं LAG पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LAG। एक हिंदी में है पूरा वीडियो, एक वीडियो में मैंने इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया है। दोनों वीडियोस देखने के बाद आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जो आप इस एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, तो लिख ही लेंगे आप। फिर क्रिटिकल कमेंट्स भी आपको डालना ज़रूरी है, जैसे आप लैंग्वेज पर कमेंट कीजिए। कई जगह फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको आपको लिखना है क्रिटिकल कमेंट्स में। तो ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक तो ये स्टेंजा है। अब देखिए और कौन सा स्टेंजा आया है, ये हाँ देखिए, लव्स नॉट टाइम्स फुल, ये आपकी पहली सोनेट में से आ गया, शेक्सपियर की सोनेट में से, ट्रू लव में से। अच्छा, ये नहीं, ये आपके में नहीं है, आपके में तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है। चलिए कोई बात नहीं। फिर ये तो है आपके में, प्रेजेंट इन एब्सेंस, जॉन डन की, एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड लेंथ। तो ये आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है, हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है। इस पर भी 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, तो आपने दोनों देखे ही होंगे। इसी तरीके से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले रेफरेंस लिखिएगा, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस कंपोज्ड बाय जॉन डन। फिर आप उसी तरीके से कंटेक्स्ट लिखिएगा। कंटेक्स्ट में आप बताएंगे दैट द पोएट इज़ पार्टिंग विद हिज वाइफ, ही इज़ गोइंग ऑन अ बिजनेस टूर एंड in the absence of his wife he wants to
say that his love is not dependent on the physical presence of his wife. Even in the absence of his wife, he is equally happy. He feels her presence in his soul, in his brain, and everywhere he feels the presence of his wife. तो ये आपका कंटेक्स्ट हो जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आप लिख ही देंगे। और यहाँ पर ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो 5th वाला स्टेंजा है ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से लिया गया है। इसी तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम पहुँचते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है डिस्कस जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। तो ये तो मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 1-2 मैं कोशिश करती हूँ अगर कर पाऊँ आज तो। राइटर नोट ऑन शेक्सपियर एज अ पोइट। तो ये शेक्सपियर एज अ पोइट आप कर सकते हैं। मैंने एज अ सोनेटियर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है शेक्सपियर पर, तो वो एज अ सोनेटियर जो अपलोड किया है वही यहाँ आपके काम आएगा। एज अ पोइट आ जाए या एज अ सोनेटियर आ जाए, तो आपको वही लिखना है, मैटर वही आपका काम आएगा जो एज अ सोनेटियर में मैंने आपको मैटर दिया हुआ है ना। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार है और आएगा ज़रूर। शेक्सपियर एज अ पोइट या एज अ सोनेटियर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर है राइट अ नोट ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ ग्रेज एलेजी। ये मैंने नहीं अपलोड किया है। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। ये भी इस पर क्वेश्चन अपलोड नहीं किया, लेकिन जो पोइम्स आपने पढ़ी हैं उन पोइम्स के आधार पर आप इनको कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन मैंने आपके लिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस की क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड की हुई है, और ओल्ड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड की हुई है। देखिए 2 क्वेश्चंस की संभावना सबसे ज़्यादा होती है पूछे जाने की, एज अ पोइट और जो पोएम आपके सिलेबस में है उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो एज अ पोइट में तो मैंने अभी केवल शेक्सपियर एज अ सोनेटियर ही अपलोड किया है जहाँ तक मुझे याद है। 1-2 और किया हो तो कह नहीं सकती। आज कोशिश करती हूँ कि 1-2 कर पाऊँ। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की मैंने अपलोड की हुई है, तो वो तो दोनों आपने तैयार कर ही लिए होंगे। बहुत संभावना है उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आने की। फिर ये अलेक्जेंडर पोप एज अ पोइट। तो देखिए एज अ पोइट आप इस वक्त, क्योंकि पूरे सेशन तो आपने पढ़ ही लिया, आप इस वक्त एक काम कीजिए कि जैसे डन एज अ पोइट, शेक्सपियर एज अ पोइट, अलेक्जेंडर पोप एज अ पोइट, ग्रे एज अ पोइट, आप एज अ पोइट तैयार कर लीजिए। आपके सिलेबस में मुझे लगता है 15 ऑथर्स हैं, तो 15 में से कम आधे तो तैयार कर ही लीजिए, है ना। आएगा तो हर पोइट पे आना है क्वेश्चन, तो कम से कम आप 7-8 पोइट तो तैयार कर लीजिए, है ना, एज अ पोइट। और वही क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी तैयार कर लीजिए उतनी ही, तो उसमें से आपका कवर हो जाएगा। वैसे आपने अगर मेरे साथ पूरे सेशन आपने ढंग से पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसके बाद इसका पार्ट 2 देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सोनेट। और सोनेट पे मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था और बहुत बच्चों ने देखा भी है, और जिसने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए। डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपको देना है तो सोनेट वाला वीडियो तो आपके लिए कंपलसरी है। बहुत मेहनत की है उसमें मैंने, थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से भी बनती है कि आप उसको देखें और ध्यान से सुने। व्हाट इज़ अ सोनेट, तो वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए। और एक्सप्लेन विद एग्जांपल द शेक्सपियरियन सोनेट, तो वहाँ मैंने शेक्सपियरियन सोनेट भी डिस्कस की हुई है, इसीलिए वो वीडियो इतना लंबा है, क्योंकि वहाँ मैंने इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट सब अलग से बहुत डिटेल में आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत कंपलसरी है देखना। फिर व्हाट इज़ अ हीरोइक कपलेट और व्हाई इज़ इट कॉल्ड हीरोइक, गिव एग्जांपल्स। सॉरी बेटा, ये वाला मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। बहुत कोशिश की मैंने करने की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है मेरे ऊपर, लेकिन करूँगी ज़रूर। सब कुछ है मेरे टारगेट पे, करना है। फिर अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिटरेरी फॉर्म बैलेड। बैलेड से आपका क्या तात्पर्य। हाँ, ये वीडियो मेरा अपलोडेड है और आपने देखा है तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। डिस्कस विद एग्जांपल्स, तो वहाँ एग्जांपल भी मैंने दिए हुए हैं। ला बैलेड एम सांसमर की ये पोइम कराई भी हुई है जॉन कीट्स की, वो एक बैलेड है, तो आप उसका एग्जाम्पल दे के आराम से इस क्वेश्चन को खूब डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका तैयार है।
है ना। आपको बैलेड, ओड, एलेजी सभी पे मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेरी फॉर्म बैलेड। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेरी फॉर्म ओड या लिटरेरी फॉर्म एलेजी, है ना। तो कोई सा भी आए, आपका तैयार है ना, सारे लिटरेरी फॉर्म्स तैयार हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मैटर आपका तैयार है, उसके बेस पे लिखिएगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। यहाँ भी वही था कि जो सेक्शन ए था उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, तो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कभी डेस्क्रिप्टिव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। और सेक्शन बी में यहाँ देखिए वही एक्सप्लेनेशन है, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से ही लिया गया है। और फिर आप देख सकते हैं ये 7th वाला देखिए, तो टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, ये ओ टू स्काईलार्क से है। और ये लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से है, वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, नहीं वहाँ से नहीं है। बहरहाल जो भी है, यहाँ जो सेक्शन बी है इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। अब देखिए सेक्शन सी, आप देखिए यहाँ भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट शेक्सपियर एंड मिल्टन एज अ सोनेटियर। तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आप मिल्टन और शेक्सपियर को एज अ सोनेटियर कंपेयर कंट्रास्ट कीजिए। दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है और शेक्सपियर का लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी एक सोनेट है। दोनों की सोनेट्स आपके सिलेबस में हैं। अब आप कंपेयर कंट्रास्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सोनेटियर हैं, लेकिन शेक्सपियर की सोनेट अलग है, मिल्टन की सोनेट अलग है। सोनेट वाले वीडियो में मैंने आपको दोनों के बारे में दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर किया हुआ है। तो आप आराम से फिगर बनाकर भी कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे एक फिगर भी उस वीडियो में मैंने आपको बनाई हुई है। तो जो शेक्सपियर वाला है वो 3 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है, 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट। मिल्टन वाला जो सोनेट है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है। तो वहाँ पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। और सोनेट पे क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम में, हर साल हर बार आता है, तो वो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ देखिए कंपेयर कंट्रास्ट आपको करना है। पहले आप शेक्सपियर के बारे में बताएंगे, शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। फिर मिल्टन उसकी सोनेट्स के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये बताएंगे। जैसे शेक्सपियर की जो थीम है वो केवल लव थीम है, पूरी उसकी जो सोनेट्स हैं उनमें लव थीम ही है। लेकिन मिल्टन की जो सोनेट्स हैं उनमें थीम बहुत वाइड है। रिलीजन पे उसने लिखा है, पॉलिटिक्स पे उसने लिखा है ना, पर्सनल है उसकी। जैसे वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो वो खुद अंधा हो गया था, तो वही उसकी थीम है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और वही उसी वीडियो में मिलेगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हम इसका और आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं इस वाले पेपर में। ये देखिए, तो राइट अ नोट ऑन कीट्स एज अ पोइट। तो कीट्स एज अ पोइट आप तैयार कर लीजिए। शैली इज़ द परफेक्ट सिंगिंग ऑर्डर। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। देखिए अब यहाँ इन्होंने शैली एज अ पोइट न देकर उन्होंने दे दिया शैली इज़ द परफेक्ट सिंगिंग ऑर्डर। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए। कभी कभी एग्जामिनर यही करते हैं, बेचारे बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो शैली इज़ द परफेक्ट सिंगिंग ऑर्डर, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में भी शैली एज अ पोइट ही डिस्कस करना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरीके से आ जाए। कहीं भी किसी तरीके से घुमा के आपका कान पकड़े, आप समझ जाइएगा एज अ पोइट पूछ रहा है आपसे, है ना। जहाँ भी पोइट का नाम आ जाए, वर्ड्सवर्थ। अब राइट अ नोट ऑन वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट। अब नेचर और जोड़ दिया उसमें, नेचर पोइट तो वो है ही। अब वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में वो इसीलिए तो विलाप कर रहा है, इसीलिए तो रो रहा है कि भाई हम नेचर से अलग हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा भौतिकता में घुस गए हैं, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, यही हमारा एक शगल बन गया है। तो एज अ नेचर पोइट आप डिस्कस कर देंगे, आप उसका एग्जाम्पल देके, या एज अ पोइट आए तो आप डिस्कस कर देंगे। गिव एन एस्टिमेट ऑफ अलेक्जेंडर एज अ पोइट, अलेक्जेंडर पोप एज अ पोइट, तो वो आपने पढ़ा हुआ है अलेक्जेंडर पोप की पोइम।
ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज रिगार्डेड एज आर पोएम ऑफ पोएम्स। तो यहाँ एलेजी की आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है, अलग थोड़ा सा घुमा दिया, ये सीधा सीधा ना कह के कि राइटर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उन्होंने घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन। इज रिगार्डेड एज आर पोएम ऑफ पोएम्स, कविताओं की कविता मानी जाती है, तो लिखना क्या है आपको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया, अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में देखिए क्या क्या, इनमें से किसी एक की करनी है आपको। ओ टू द वेस्ट विंड, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। ओ टू स्काईलार्क, ये आपके सिलेबस में है। ट्रू लव की बजाय लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने अपलोड की हुई है और आप आराम से कर देंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। फिर पार्ट सेकंड में देखिए, राइट अ नोट ऑन द इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट। देख रहे हो आप सोनेट पर कितने क्वेश्चंस आए एक ही पेपर में। देखिए पहले शेक्सपियर और मिल्टन की सोनेट पे आ गया क्वेश्चन, उनका कंपेयर कंट्रास्ट करना है। अब देखिए अगर आपने वो एक वीडियो देखा है ना, आपके कई क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। राइट अ नोट ऑन द इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट्स, तो आपको इटालियन और इंग्लिश सोनेट पे लिखना है। वहाँ मैंने आपको इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट दोनों का स्ट्रक्चर बताया है और एक तस्वीर भी है वहाँ पे, एक फिगर भी बना हुआ है। तो वो फिगर बना के आप अच्छे से जब लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपके। और मैं बार बार इसीलिए एम्फेसाइज करती हूँ कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होंगे वहाँ पर। व्हाट इज़ एन एलेजी, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको अच्छे से मालूम है। डिस्कस विद एग्जाम्पल्स, तो वहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं उसी वीडियो में मैंने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओड एंड लिरिक, ओड और लिरिक में क्या डिफरेंस है, तो वहीं आप देख लीजिएगा। ओड के बारे में बताया हुआ है, लिरिक के बारे में भी बताया हुआ, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि ओड अपने आप में एक लिरिक है ना। लिरिक का मतलब होता है कोई भी शॉर्ट पोइम जिसमें कि दिल की भावनाएं अभिव्यक्त की जाती हैं, पोइट अपने दिल की भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो कोई भी छोटी पोइम में इस तरीके की वो ओड लिरिक कहलाती है। तो लिरिक अपने आप में एक ओड है, लेकिन हर जो लिरिक है, हर ओड एक लिरिक है, लेकिन हर लिरिक ओड नहीं है ना, ये आप कह सकते हैं। डिस्कस गिविंग एग्जाम्पल्स, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल देके बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं पोइट्री के, और मैं लगातार खूब बड़ा वीडियो बना सकती हूँ और खूब सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकती हूँ। लेकिन अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आने हैं। तो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इसलिए थोड़े से परेशान हैं, मैं भी समझ सकती हूँ आपका। पोइट्री का पेपर आप पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने प्रोज का दिया था। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि और पेपर्स की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कोशिश करूँगी 1-2 पेपर और अपलोड कर दूँ। लेकिन अब आपको इतना आइडिया हो गया है कि आप आंसर दे सकते हैं, और मैटर आपके पास खूब सारा है, 75 के करीब वीडियोज़ हैं आपके पास। तो अगर वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।